पांचवा चैप्टर 5 है शीत युद्धोत्तर विश्व में, यानी शीत युद्ध के बाद के विश्व में समकालीन दक्षिण एशिया ने दक्षिण एशिया के शीत युद्ध के बाद में क्या परिस्थिति थी या क्या क्या पोजीशन था। दक्षिण एशिया के जो देश थे उनकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही थी। तो भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश आते हैं। उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर इसे सुपरिभाषित यानी चारों तरफ से इसे सुशोभित करते हैं। और दक्षिण एशिया को सभी राष्ट्र जो है वो तीसरी दुनिया के राष्ट्र या तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। सब में सांस्कृतिक समानता है और सभी में राजनीतिक विकास और पतन के लक्षण देखने को मिलते हैं। कभी राजनीतिक विकास वहाँ देखने को मिलता है तो कभी राजनीतिक पतन वहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि सभी राष्ट्रों में राजनीतिक व्यवस्था एक जैसी नहीं है। ठीक है, कभी राजतंत्र लोकतंत्र आ जाता है तो कभी सैनिक शासन आ जाता है। केवल भारत और श्रीलंका ऐसे देश हैं जहाँ की स्वतंत्रता से लेके अब तक सफलतापूर्वक से लोकतंत्र संचालित होता आया है। तो बच्चों, पाकिस्तान और नेपाल में लोकतंत्रीकरण, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र और सेना दोनों का शासन चलता है। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद से लगातार 2 बार लोकतंत्र की सरकार बनी है। पहली बार बेनजीर भुट्टो की सरकार बनी थी और दूसरी बार नवाज शरीफ की सरकार बनी थी। दूसरी बार नवाज शरीफ की, पहली बार बेनजीर भुट्टो की सरकार बनी थी। लेकिन पाकिस्तान में इसके बाद से सैनिक शासन लागू हुआ और तब से अब तक सैनिक शासन ही वहाँ पे लागू होता आया है। तो बच्चों, पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है वो क्या है, एक आंशिक व्यवस्था मानी जाती है। आंशिक व्यवस्था यानी वहाँ की सैनिक शासन जो है वो लोकतंत्र को अधिक चलने नहीं देता और सैनिक शासन यह कह के लोकतंत्र को हटा देता उसके पास से। वो ये कहता है कि सेना का समर्थन ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान में, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है, यानी पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल हैं और वहाँ का जो लोकतंत्र है उसमें कमियां हैं और वो ठीक तरीके से पाकिस्तान में शासन व्यवस्था को नहीं चला पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की एक वजह और भी है कि वहाँ की जनता दुर्बल है। क्या है दुर्बल? क्योंकि वहाँ प्रेस को और जनसंचार के जो साधन हैं वो उन पर न्यायपालिका का अंकुश है, प्रेस पर और जनसंचार के साधनों पर। और राज्य की तरफ से आतंकवादी तत्व जो हैं उनको काफ़ी समर्थन मिलता रहता है, जिससे कि पाकिस्तान के पड़ोसी राज्य हैं जैसे भारत है और अफगानिस्तान है, तो इनकी आतंकवादियों के पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने से भारत को सदैव पाकिस्तान से खतरा बना रहता है। अगला है बच्चों नेपाल और लोकतंत्रीकरण। तो ऐतिहासिक दृष्टि से नेपाल एक हिंदू राज्य है और जब तक निरंकुश और संवैधानिक राजतंत्र के बीच में सक्रिय होता रहा है, यानी हर कभी इसमें निरंकुशता देखी जाती है और संवैधानिक राजतंत्र इसमें देखा जाता है। इस अवधि में सामान्य जन प्रतिनिधियों प्रतिनिधिकारी संस्थाओं के प्रति रुचि का प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक राजा सेना की सहायता से निरंकुश शासन करते रहे और ये अपने लोकतंत्र का जो विस्तार है उसमें रुकावट डालते रहे। तो सन 1949 में जो क्रांति हुई थी तो उसके माध्यम से नेपाली कांग्रेस पार्टी ने नेपाल के निरंकुश और अक्षम राजाओं को अपदस्थ करते हुए वहाँ के जो राजा थे त्रिभुवन, उनको इन्होंने समर्थन दिया था। और 1955 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बाद में उनके पुत्र महेंद्र वहाँ के राजा बने और राजा महेंद्र ने संसदीय शासन की स्थापना की। शक्ति को इन्होंने प्रधानमंत्री में केंद्रित करते हुए राजा की स्थिति को क्या किया, प्रभावी बनाए रखा। और 1959 में जीपी कोइराला नेपाल के निर्वाचित यानी जनता में सर्व समर्थन से 1959 में कोइराला को अपना प्रधानमंत्री बनाया। 1961 में राजा महेंद्र ने पंचायती व्यवस्था की घोषणा कर दी और उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यवस्था नेपाल में
लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगी। लेकिन क्या हुआ कि राजा महेंद्र के जो कार्य थे, तो उनसे नेपाल के जो लोकतांत्रिक मूल्य थे यानी नेपाल की जो लोकतंत्रीय व्यवस्था थी, तो उसको काफ़ी आघात लगा, धक्का लगा। और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए राजा ने राजनीतिक दलों को वर्जित कर दिया। इन्होंने राजनीतिक दलों को हटा दिया और लोगों की स्वतंत्रता पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के चलते राजा ने 1990 में एक लोकतंत्रीय संविधान के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। 1990 में जनता की जो मांग थी कि लोकतंत्रीय संविधान का निर्माण हो, तो वहाँ के राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और 1990 के दशक में माओवादी नेपाल के कई हिस्सों में अपना प्रभाव कायम करते हुए ये सफल भी हुए। तो राजा और सत्ताधारी अभिजन यानी राजा और सत्ता में जो लोग थे, उनके विरुद्ध माओ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। अब क्या हुआ कि माओ की जो सेना थी और लोकतंत्र के जो समर्थक थे, उनके बीच में संघर्ष हुआ। तो 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और इस तरह से नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, वहाँ के राजा ने उसको भी समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ, 2006 में देशव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन हुए। देशव्यापी 2006 में नेपाल की जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया और 2008 में नेपाल में संविधान सभा के चुनाव हुए। नेपाल को हिंदू राज्य के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। नेपाल को जो हिंदू राज्य था, तो उसके स्थान पर धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। शाही निरंकुशतावाद से निपटने के लिए नेपाल के 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया। मोटे तौर पर निरंकुशतावाद से निपटने के लिए 7 सदस्यीय गठबंधन माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का आयोजन किया था। अब क्या वहाँ की पोजीशन है कि नेपाल का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण नहीं हो पाया है। राजा की सभी शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया है ना, राजा की जो शक्तियां हैं उनको सीमित कर दिया है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जीपी कोइराला, उनके नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने माओवादी भी सम्मिलित हो गए। तो वहाँ के प्रधानमंत्री जेपी कोइराला के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो उसमें माओवादी भी सम्मिलित हो गए और सन 2007 में नेपाल लोकतंत्रीकरण की राह पर चल पड़ा। 2007 में नेपाल में लोकतंत्र की एक बार से फिर शुरुआत हो गई और सन 2008 में नेपाल में आम चुनाव हुए, जिससे कि माओवादियों ने भी जिसमें भाग लिया था। 2008 में नेपाल में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें जो माओवादी थे यानी माओ की विचारधारा को मानने वाले थे, उन्होंने भी उसमें भाग लिया। माओवादी प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। अब जो माओवादी विचारधारा के थे, वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने नए। नेपाल में राजतंत्र का खात्मा हो गया और रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने। रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने। नवंबर 2013 में नेपाल में आम चुनाव हुए, जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और 2015 में नेपाल का नया संविधान बना। नेपाल को अब एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। लेकिन राजनीतिक दलों में आपस में क्या है? मतभेद है। राजनीतिक दलों में मतभेद है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का लोकतंत्र तभी सफलतापूर्वक चल सकता है जबकि वहाँ के राजनीतिक दल भी अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस देश की जनता के लिए क्या है, उनकी जनता के लिए जो है विकास के संबंध में कार्य करें। तो इस तरह से नेपाल को अब एक संघीय लोकतंत्रीय गणराज्य के रूप में जाना जाता है, परंतु राजनीतिक दलों में आपस में बहुत मतभेद है और सभी एक दूसरे की खींचतान में लगे रहते हैं, जो कि लोकतंत्र की सरकार के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है।
अगला है श्रीलंका में जातीय संघर्ष। श्रीलंका में जातीय संघर्ष। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा राज्य है जिसकी आबादी है 1.8 करोड़ यानी 1,80,00,000 और इसमें 70% सिंगली हैं, 14% श्रीलंका मूल के तमिल हैं, 6% भारतीय मूल के तमिल हैं। श्रीलंका मूल के तमिल अधिकतर जाफना प्रांत और उत्तरी और पूर्वी तट पर केंद्रित हैं। तो श्रीलंका के जो तमिल वो अधिकतर कहाँ पे है? जाफना प्रांत पे हैं और उत्तरी और पूर्वी तट पर वो बसे हुए हैं। जबकि भारतीय मूल के तमिल अधिकतर चाय बागानों में और चाय बागानों के जो क्षेत्र हैं वो है कोलंबो है, कैंडी है, त्रिकोमाली है, यहाँ पे बसे हुए हैं। जो भारत के जो तमिल हैं तो वो चाय बागानों में लगे हुए हैं। बहुसंख्यक सिंहलियों और अल्पसंख्यक तमिलों के मध्य लंबे समय से क्या होता आ रहा है कि उनके संबंध जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं और दोनों संप्रदायों के बीच में सन 1956 और सन 1958 और 1977 में पहले भी इन गुटों में हिंसा हो चुकी है। दोनों गुटों में, किसमें? सहेली में और तमिल में, इनमें पहले भी हिंसा हो चुकी है। अब स्थितियाँ कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगी तो सरकार ने तमिल बहुल क्षेत्रों में सशस्त्र सिंहलियों को बसाना शुरू कर दिया। जब क्या किया कि श्रीलंका की सरकार ने, जहाँ की तमिल अधिकांश रूप से बसे हुए थे अधिकांश क्षेत्रों में, तो वहीं इन्होंने सशस्त्र सिंहलियों को वहाँ बसाना शुरू कर दिया। तो इनमें आपस में और ज़्यादा विवाद शुरू हो गए। तमिलों और उनके गुरिल्ला संगठन जिसे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, तमिल और उनके गुरिल्ला संगठन जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम या लिट्टे ने हिंसात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। यानी जो तमिल थे उन्होंने अब हिंसात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। सेना की ओर से भी दमनात्मक कार्रवाई और सेना की तरफ से उनकी गतिविधियों को दबाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। अनेक निरपराध यानी अनेक ऐसे तमिल इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं जो कि कैसे थे? बेकसूर थे, निरपराध थे और भारी संख्या में तमिल सीमा पार कर भारत में घुस आए हैं। भारी संख्या में तमिल शरणार्थी की भारत में उपस्थिति से लोगों में आक्रोश फैला है। अब तमिल जो है बहुत संख्या में भारत में शरण ले ली है तो इससे भारत के लोगों में बहुत आक्रोश फैला है और ये घटनाक्रम में भारत द्वारा हस्तक्षेप की मांग करने लगे। और भी क्या करने लगे कि श्रीलंका में जो भी घटनाएं हो रही हैं तो वो चाह रहे हैं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रकार के हस्तक्षेप की मांग को निरस्त कर दिया और श्रीलंका सरकार से समस्या का राजनीतिक हल निकालने का इन्होंने आग्रह किया। भारत ने स्वयं हस्तक्षेप न करते हुए श्रीलंका सरकार से यह आग्रह किया है कि सिंहलों और तमिलों के बीच में जो विवाद चला आ रहा है उसका राजनीतिक हल निकाला जाए। यद्यपि श्रीलंका भारत पर यह आरोप लगा रहा था कि वह तमिल उग्रवादियों को अपने यहाँ के ठिकानों से कार्य करने की अनुमति दे रहा है, परंतु भारत ने इस आरोप को पूरा निरस्त कर दिया। भारत का हमेशा यह सुझाव रहा है कि श्रीलंका सरकार को तमिल समस्या का सैनिक हल के स्थान पर राजनीतिक हल ढूंढना चाहिए। ये क्या कह रहा है? भारत हमेशा से यह सुझाव देता रहा है श्रीलंका की सरकार को कि तमिल समस्या का सैनिक हल के स्थान पर, यानी तमिलों को सेना से ना मतलब उसमें दबाकर उन्हें उनका राजनीतिक हल ढूंढना चाहिए। यहाँ तक कि भारत ने श्रीलंका सरकार और तमिल उग्रवादियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का भी आग्रह किया है। भारत ने श्रीलंका सरकार और तमिल के जो उग्रवादी हैं तमिल ईलम, उनके प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का भी आग्रह किया है, लेकिन भारत का ये प्रयास सफल नहीं हुआ और पूरी प्रक्रिया में श्रीलंका सरकार और तमिल उग्रवादी दोनों का ही विश्वास खो बैठे। ठीक है, तो इसके ही आगे है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संबंधों ने एक गंभीर मोड़ ले लिया जबकि सन 1987 में सेना की अमानवीय
कार्यवाही, यानी सेना ने जो है वो हिंसक कार्यवाही की थी और बदमराची जो क्षेत्र है तो उसमें 600 तमिलों की जान चली गई थी। और ऐसा भय था कि श्रीलंका की सेना की इस तरह की कार्रवाई से भारत में और अधिक संख्या में तमिल शरणार्थी आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत ने जाफना प्रायद्वीप के पीड़ित लोगों के लिए भारतीय वायुसेना के माध्यम से राहत सामग्री भेजने का इन्होंने निर्णय लिया। तो प्रारंभिक अवरोध यानी शुरुआत में इसके लिए अवरोध भी आए, लेकिन श्रीलंका ने राहत सामग्री को स्वीकार कर लिया। पहले तो श्रीलंका सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में श्रीलंका ने भारत की सामग्री को, जो राहत सामग्री भारतीय वायुसेना श्रीलंका में ले जा रही थी, उसको बाद में श्रीलंका की सरकार ने स्वीकार कर लिया। अगला है राजीव गांधी जयवर्धने समझौता, जो हुआ था 1987 में। राजीव गांधी और भारत के राष्ट्रपति राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति थे जयवर्धने। तो ये 1987 में हुआ था। तो 29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच में एक समझौता हुआ। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में एक समझौता हुआ जिसके निम्न मुद्दे थे। पहला था श्रीलंका की अखंडता को बाधित किए बिना तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी प्रांत का परस्पर विलय कर दिया जाए, यानी श्रीलंका की अखंडता या एकता को जो बाधित कर रहे हैं, तो तमिल जिसमें ज़्यादा मात्रा में बसे हुए हैं, तो उत्तरी और पूर्वी प्रांत ऐसे हैं श्रीलंका के जहाँ की तमिल अधिक संख्या में बसे हुए हैं। तो इन्होंने कहा था कि इनको आपस में मिला दिया जाए, तो तमिल जहाँ अधिक हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। दूसरा है 31 दिसंबर 1988 के पूर्वी प्रांत में एक जनमत संग्रह का आयोजन किया जाए, यानी पूर्व का जो प्रांत है तो वहाँ की जनता से एक जनमत संग्रह का आयोजन किया जाए ताकि वे निर्णय ले सकें कि वे उत्तरी प्रांत से संबंध बनाए रखना चाहेंगे अथवा एक प्रांतीय गवर्नर और प्रांतीय परिषद से युक्त एक पृथक प्रशासनिक इकाई का निर्माण करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि वहीं की जनता का मत लिया जाए और वे उनके मत से ये जानने की कोशिश किया जाए कि वो उत्तरी प्रांत से वो संबंध बनाए रखना चाहते हैं या एक प्रांतीय गवर्नर और प्रांतीय परिषद से युक्त एक अलग प्रशासनिक इकाई का ये निर्माण चाहते हैं। अगला है उत्तरी और पूर्वी प्रांत की परिषद के चुनाव 31 दिसंबर 1987 के पूर्व करा लिए जाएं और इससे बाद का है पूर्वी और उत्तरी प्रांत में आपात स्थिति 15 अगस्त 1987 तक उठा ली जाएगी। कहाँ पे? ये मतलब इनमें समझौता हुआ था कि पूर्वी और उत्तरी प्रांत में जो आपात स्थिति है तो वह 15 अगस्त 1987 तक उठा ली जाएगी और 48 घंटे के भीतर देश के समस्त विद्रोहकारिता बंद हो जाएगी। इनका ये था कि 48 घंटे के अंदर अगर ऐसा होगा तो विद्रोह जो जहाँ से हो रहा है तो बंद हो जाएगी और उग्रवादियों द्वारा अपने हथियारों का समर्थन कर दिया जाएगा। अगला है राजनीतिक और अन्य बंदिशों के बाद में जो है वहाँ पे तमिलों और संथालियों के बीच में समझौता कराने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वहाँ की जो हिंसक या विवादपूर्ण समस्या जो बनी हुई है उसको सुलझाया जा सके। ओके बच्चों।